हम लोग प्रिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म की बात हुई। उसमें 3 बातें पढ़ी गई। 3 बातें क्या क्या पढ़ी गई थी? 3 फैक्ट्स हम लोग पढ़े थे। क्या क्या? पहला बात पढ़े थे कि फॉर मिनिमम डेविएशन क्या पढ़े थे? I1 इक्वल टू कितना? I2। दोनों I बराबर हो जाता है और यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था, म्यू इक्वल टू साइन dm प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। एक तो ये पढ़े थे, प्रूफ किए थे हम लोग। दूसरी बात पढ़े थे कि फॉर मैक्सिमम डेविएशन I1 इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस गिराना था। और तीसरा बात पढ़े थे कि फॉर ए सिस्टम टू बिहेव एज प्रिज्म क्या होना चाहिए? जो प्रिज्म एंगल है वो छोटा होना चाहिए 2IC के लिए। कहीं बराबरी करता तो झगड़ा नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा प्रिज्म के बारे में, डेविएशन के बारे में। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक डेविएशन की एक और चीज पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा जाए, यहाँ एक नया बात लिखा जाए, डेविएशन ड्यू टू थिन प्रिज्म। डेविएशन ड्यू टू थिन प्रिज्म, पतला सा प्रिज्म होता है। थिन प्रिज्म मतलब थीटा। थीटा जो एंगल ए एंगल लिख रहे थे, प्रिज्म एंगल क्या लेस देन इक्वल कितना? 5.7 डिग्री। 5.7 डिग्री का सीक्रेट बताया था आपको ना एक दिन, वही वाली बात। इससे कम हो तो उसको हम थिन कहते हैं। जहां हम साइन थीटा को tan थीटा के बराबर लिख सकें और cos थीटा को 1 लिख सके, उसी को कहते हैं। वो इससे कम होने से हो जाता है, लेकिन बालक ये थ्योरी है और ऐसा होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में 10 डिग्री दिया है, कहा कि थिन प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 10 डिग्री, तो झगड़ा नहीं करना है। वो हमसे क्या मतलब है? जिस एंगल को थिन कहना चाहते हैं, बढ़िया है, आप कहो भाई, हमको कहते हैं, हमारा तो और फॉर्मूला आसान हो जाएगा। इसलिए झगड़ा नहीं करना, जो कहते हैं हम कर देंगे। तो थिन प्रिज्म के डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। थिन प्रिज्म मतलब एंगल स्मॉल हो गया बालक, जैसा बनाया ए जो है बहुत स्मॉल हो गया, और इसमें भी ये नॉर्मल बना लिया हमने। इसमें भी जो आई भी लेना है तो स्मॉल लेना है, आई भी स्मॉल हो। हम नोट करने जा रहे हैं आगे, फिर ये आगे जाएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। नेट डेविएशन कितना होगा इसका निकालना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग ये सब नाम तो पहले रख चुके हैं। पिछले डायग्राम आपका कॉपी बना हुआ है, उसी का कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए, बट ए छोटा है। बालक इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? I2 कहे थे ना, ये था I1, ये एंगल था R1 और ये एंगल था R2, याद होगा आपको, लिखे थे हम लोग। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से अगर हम पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे हम? 1 sin I1 इक्वल टू म्यू sin R1, एंड सिंस इट इज थिन, और यहां लिखते हैं I टेंडिंग टू 0, नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, याद है? उसी के लिए बात हो रहा है। इतना we'll write I1 equal to mu R1, sin theta is theta, तो sin I1 को I1, sin R1 को R1 लिख दिया। एंड अब इधर से 1 sin I2 is equal to mu sin R2 implies that I2 equal to mu R2। सो डेविएशन का फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, शायद होता था I1 प्लस I2 माइनस A। पिछले क्लास में प्रूफ कराया गया आपको, I1 प्लस I2 माइनस A। तो बोलिए कि अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, तो डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा I1 इज म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A।
that is mu r1 plus r2 minus a, and you all know r1 plus r2 is always a. It has been proved for any prism r1 plus r2 is always a. So finally this formula is kitna mu 1 mu minus 1 into a. So this is the formula of deviation due to a thin prism, and that also for nearly normal incidence, very small angle of incidence. ठीक है. अगेन बालक, ये पढ़ाई और कंपटीशन के बीच का जो गैप है वो बच्चा भरता है. ये देख रहे हो म्यू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट होता है, एक तरीके से थिन प्रिज्म का डेविएशन कांस्टेंट हो गया, बट नहीं, आई पे डिपेंड करता है. बट क्वेश्चन में म्यू दे दिया, ए दे दिया, कहा थिन है, फाइंड डेविएशन. फिर झगड़ा मत करना कि सर आई के बारे में तो बोला ही नहीं था. दे मीन दिस थिंग. इफ दे कोई एडवांस टाइप में एग्जाम में कहता है आई का डिस्कशन, तो खुद बोलेगा व्हाट विल हैपन इफ आई इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, वो बात करेंगे. बट इफ नथिंग हैज बीन मेंशन, द स्मूथ थिंग्स विल बी कंसीडर्ड. हाँ, ये होगा, पैराक्सियल रेज होंगी, है ना, ये सब बातें खुद से कंसीडर कर लेना. तो ये फॉर्मूला यूज होगा किसके लिए? बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर थिन प्रिज्म. थिक प्रिज्म की पढ़ाई पिछले क्लास में पूरा क्लास हुआ. इस तरीके से हमारा टोटल ये डेविएशन का पार्ट कंप्लीट होता है प्रिज्म का. याद होगा प्रिज्म के यूजेस में हमने 2-3 बातें लिखी थी. एक तरीका था डेविएशन, एक था डिस्पर्सन, और एक था पोलराइजेशन के लिए यूज होता है. तो पोलराइजेशन तो जब हम पोलराइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी के लिए ठीक है. ओके, तो ये वो डेविएशन. अब हम पढ़ेंगे अगला डिस्पर्सन. डेविएशन का जगह डिस्पर्सन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्पर्सन. डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म. तो हिंट आपको दिए थे, व्हाट इज डिस्पर्सन. डिस्पर्सन क्या होता है? तो डिस्पर्सन होता है कि जब लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है, जब निकलती है व्हाइट लाइट निकलती है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, कंपोनेंट कलर्स विवग्योर में टूट जाती है. तो किसी लाइट का किसी प्रिज्म से पास होने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन. ठीक है, नोट कर लिया जाए, इसका डेफिनेशन नोट कर लिया जाए. लिखा जाए कि when a white light ray passes through a prism, white light ray passes through a prism, it gets broken into its constituent colors. कंपोनेंट कलर्स भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिख सकते हैं. get broken into its constituent colors. And this optical phenomena is known as dispersion of light. This optical phenomena is known as dispersion of light. ठीक. अब हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पहले हम लोग जानेंगे. लिखा जाए, पहले सोच से सुन लिया जाए क्यों होता है. वही जो आपको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाए थे, तो बात बताया गया था कि जब लाइट किसी मीडियम से पास करती है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे ही नहीं, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसमें से कौन सी लाइट जाने वाली लाइट का वेवलेंथ क्या है. यानी क्या मतलब इसका होगा, एक ही मीडियम का
डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक ही कांच होगा, उसमें से ब्लू कलर जाएगा तो अलग उसका म्यू हो जाएगा और रेड के लिए अलग म्यू होगा। सो जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, डेविएशन बाय ए थिन प्रिज्म का फॉर्मूला म्यू माइनस 1a। तो म्यू माइनस 1a का मतलब क्या हो गया कि अब कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए है और म्यू, अब जब उसमें बालक व्हाइट लाइट जब उसमें से पास करेगा तो उसमें विवग्योर है, सभी कलर्स है ना, तो ब्लू आएगा तो उसके लिए अलग म्यू होगा और रेड के लिए अलग म्यू होगा, यानी ब्लू का डेविएशन म्यू माइनस 1 अलग होगा और रेड का अलग होगा। तो अगर ऐसे सीधा रेवट अलग एंगल पे घूम गया तो पता चला कि रेड कम घुमा, ब्लू ज्यादा घूम गया, दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। सो दे विल डिस्पर्स मतलब क्या, फैल जाना, बिखर जाना। सो डिस्पर्स हो जाते हैं। सो ये द डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द मेन कॉज बिहाइंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, नोट कर लिया जाए। Since the refractive index of a material, depends upon the wavelength of light passing through the medium, so the same prism causes different deviations. Same prism causes different deviations for different colors. Due to which the white light disperses into its different colors. White light disperses into different colors. ठीक बालक, कैसे होता है, कितना होता है, कुछ इसमें थोड़ी थ्योरी है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये एक प्रिज्म लिया गया, प्रिज्म एंगल इसका ए है। अब यहाँ पे इधर से व्हाइट लाइट का बीम इस पे गिराया गया, व्हाइट लाइट इस पे इधर से गिराया गया, तो पहले सरफेस से ही डेविएशन चालू हो जाएगा ना। डेविएशन तो यहां भी होगा, तो यहीं से डेविएशन चालू हो जाता है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं, डेविएशन की बात हुई थी, डेविएशन थिन प्रिज्म की बात सोच रहे हैं हम लोग, अंदाजा ले रहे हैं ना। ऐसा म्यू माइनस 1 अभी तो प्रूफ किया था, जिस कलर का लेमडा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। याद है ना बात? तो जिस कलर का लेमडा ज्यादा उसका म्यू कम, जिसका म्यू कम उसका डेविएशन भी कम हो जाएगा, बिकॉज ए तो ज्योमेट्रिकल है, वो चेंज नहीं होगा। तो एक लाइन यहां लिखा जाए, पहले ऐसे लिखा जाए, सिंस डेविएशन इज दिस, so the color with higher wavelength will have lower refractive index. Color with higher wavelength will have lower refractive index and hence lower deviation. Color with higher wavelength will have lower refractive index
and hence lower deviation. तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है विजिबल रेंज में? हाँ, रेड का। सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड का है और सबसे छोटा वेवलेंथ किसका? वॉयलेट का। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे छोटा डेविएशन, यानी रेड सबसे कम डेविएट होगा और वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगा। तो यहीं से टूटना चालू, वॉयलेट ज्यादा घूमेगी, रेड कम घूमेगी, यहीं से टूटना चालू हो गया। बाकी और बीच में भी होंगे। तो यहां से वॉयलेट यहां आ गया और रेड घूम के यहां तक आ गया, ऐसा। इसी में सारे होंगे। ये आपका वॉयलेट हो गया, यहाँ रेड है। और कौन कौन पढ़ेंगे? विवग्योर लिख देते हैं। डायग्राम बनाते समय सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जैसे ऊपर जाते हैं वो गैप चौड़ा चौड़ा होने लगता है, ध्यान रखेंगे। ये रेड का चौड़ा सा गैप होगा। एक्चुअली 7 लाइंस नहीं, 7 लाइंस नहीं, स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूअस है। रेड कोई एक कलर नहीं होता। आप देखिए वो रेड कितने तरीके का रेड होता है। हम लोग ही नाम रखे हैं, ब्लड रेड, चेरी रेड, क्या क्या नहीं। उसमें तो कोई एक पर्टिकुलर कलर रेड, इसलिए बहुत सारा बैंड होता, बैंड रेड का एक बैंड है। तो ये वॉयलेट बहुत पतला। हकीकत में इंसान को वॉयलेट कलर नहीं दिखता, वॉयलेट कलर इंसान नहीं देख पाता, बट वो उस रेंज का हम लोग डिफिनीशन दिए है, जिससे कुछ विजुअल रेंज, विजुअल लाइट आने से कुछ इफेक्ट्स होते हैं, वो बाकी से अल्ट्रावायलेट से नहीं होता है, इसलिए हम उसको रेंज में रखे हैं। इंसान को नहीं दिखता, इसीलिए अभी आगे बात करते हैं क्या होता है। तो ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा बनाते चलेंगे। तो वी आई बी जी वाई ओ आर, कोशिश कीजिए उस तरह से बनाने का। इंडिगो एकदम बगल में, ब्लू थोड़ा ऊपर, और ये बैंड चौड़ा होते चले जाए। वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। मतलब एक बात और समझ लीजिए कि जो y होना चाहिए ना, ये v और r के ठीक बीच में होना चाहिए। समझदार बच्चे तो पहले क्या करते हैं, v r खींच के पहले बीच में y बना लेते हैं। इसमें 3 एडजस्ट कर ले तो ऊपर 1 एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे i b g 3 है, यहाँ पे y r के बीच में सिर्फ ऑरेंज है। तो जो ऑरेंज है, येलो है, वो रेड और वायलेट के ठीक बीच में होता है। ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली बताया जा रहा है। चलिए कलर बना लिए होंगे। हकीकत में ये लाइट जो आ रही थी वो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। इनिशियल जो डायरेक्शन बनाने वाला ऐसे था, अपना इनिशियल डायरेक्शन ऐसे जा रहा था। तो ये डेविएशन हुआ रेड का, डेल्टा ऑफ रेड, एंड दिस इज द डेविएशन फॉर डेल्टा ऑफ वॉयलेट। सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ वॉयलेट का, सबसे कम हुआ रेड का, ठीक। और कौन क्यों किसका ज्यादा, उसका लॉजिक भी हम लोगों ने लिख दिया है। अब यहां पर कुछ 3 डेफिनेशंस है और 1-2 थ्योरी है, उसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। देखिए, तो कुछ 3 बातें इसमें डिफाइन करते हैं। पहला होता है, 3 बातें ही थियोरेटिकल है। पहला, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन किसको कहते हैं? थीटा से डिनोट किया जाता है। एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब होता है बालक, रेड और वॉयलेट के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, इस लाइन का जो जितने एंगल में ये फैला हुआ है, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। यानी कितना होगा, डेल v माइनस डेल आर। सो दिस थीटा इज इक्वल होता है डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन।
फिर एक होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन। मतलब डेल्टा मीन का मतलब अलग क्या हो जाएगा? एवरेज मतलब ये वायलेट वाला और रेड वाले का एवरेज कर दिया, और एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये येलो पर मैच करता है। जो एवरेज है दोनों का, मतलब कह सकते हैं कि येलो कलर फॉल्स ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, ठीक बीच में पाया जाता है येलो। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वाला मीन डेविएशन। एंड लास्ट थर्ड डेफिनेशन है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर होता है ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस ओमेगा इक्वल होता है इन दोनों का रेशियो। क्या क्या? एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। इस रेशियो को ही डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है। यानी कितना हो जाएगा? ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। तो ये तीन डेफिनेशन हमको होता है, ये तीन नाम है जो हमको जानना। ठीक बात। अब इन्हीं को हम लोग फॉर थिन प्रिज्म के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल हमको इस पे थिन प्रिज्म का ही आता है। ज्यादातर का 100%, आई वांट टू से दैट 100% क्वेश्चन थिन प्रिज्म पे ही आता है। तो थिन प्रिज्म के लिए इन डेफिनेशंस को अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली अब हम डेविएशन की जगह पे म्यू माइनस 1a यूज कर लेंगे, दैट्स ऑल, और कुछ चेंज नहीं कर रहे। तो थीटा ऑल राइट कितना हो जाएगा थीटा वाला? डेल भी मतलब म्यू वी माइनस 1a माइनस म्यू आर माइनस 1a, दैट विल बी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये हो गया पहला आपका एंगुलर डिस्पर्सन। दूसरा मीन डेविएशन, डेल्टा मीन। तो कितना हो जाएगा? डेल वाई हो जाएगा। तो सीधे लिख देते हैं म्यू आई माइनस 1a, ये लो का ही जो डेविएशन वही मीन डेविएशन है। एंड सिमिलरली विल गेट डिस्पर्सिव पावर बाय दिस, दोनों का रेशियो करें तो ए कट जाएगा, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1। कुछ नया नहीं, अगर तीन डिफिनेशन है तो एक फॉर्मूला बना कैसे लिख दिए। बट मैंने कहा 100% मैंने कहा कि ये अगर इस पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट इस पे ही आता है, डायरेक्ट, अलग से नहीं। ठीक है। एक और बात जानते हैं सब लोग कि म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 एवरेज। येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो दोनों कलर के सम का हाफ होगा। ये याद नहीं कर रहे, यहां से प्रूफ कर सकते हैं। थिन प्रिज्म के लिए प्रूफ कर सकते हैं। वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, प्रूफ हो जाए। मैं देखिए हिंट आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसके हिसाब से हो जाता है। ये कितना हो जाता? ये हो जाता म्यू वी माइनस 1a प्लस म्यू आर माइनस 1a अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम? म्यू वाई माइनस 1a, म्यू वाई माइनस 1a। अगर आप करके देख लीजिए यहाँ से सब सॉल्व कर लीजिए, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। एक कटा लीजिए, 2 से 2 कर लीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो वायलेट और रेड का जो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो येलो के बराबर आता है। तो ये डेफिनेशंस हो गए बालक, एंगुलर डिस्पर्सन, मीन डेविएशन और डिस्पर्सिव पावर। ठीक। अब लास्ट बात, डिस्पर्सन में लास्ट बात देखो, कोई भी प्रिज्म लोगे बालक तो डेविएशन म्यू माइनस 1 है,
तो ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ए ही जीरो हो गया तो प्रिज्म तो फ्लैट ग्लास हो गया। ए जीरो मतलब क्या? फ्लैट ग्लास प्लेट, तो कोई मतलब नहीं रह गया। अगर कोई प्रिज्म है जिसका ए नॉन जीरो है और म्यू 1 से अधिक होगा ही, तो डेविएशन जरूर होगा। माने हर प्रिज्म कुछ ना कुछ डेविएशन जरूर कराएगा। और थीटा भी जीरो नहीं हो सकता। थीटा देखो यहाँ निकाले हम थीटा की वैल्यू। म्यू भी म्यू आर। रेड और वॉलेट में म्यू का फर्क रहेगा ही रहेगा, ए जीरो है नहीं। यानी कोई भी प्रिज्म लोगे, ये दोनों ही चीजें होंगी। वो प्रिज्म थोड़ा सा डेविएशन भी कराएगा और लाइट को डिस्पर्स भी करेगा, दोनों जरूर करेगा। बट ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि डिस्पर्सन ना हो। जैसे हम पलक सोचो, ये जैसे प्रिज्म हमने कहा था कि पोलराइड्स की तरह यूज किए जाते हैं पोलराइजेशन के लिए। जो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल कैमरेज होते हैं, दूर के जो फोटो लेते हैं, तो उनमें ये निकोल प्रिज्म नाम सुना होगा, वो यूज होता है। प्रिज्म जो होता है जो लाइट को पोलराइज करके कैमरे में यूज करते हैं। तो अब मान लो ऐसा प्रिज्म यूज कर लिए सर, आप कोई व्हाइट चीज को आप फोटो ले रहे, व्हाइट चीज को शूट कर रहे हैं, तो क्या होगा? लाइट व्हाइट आएगा तो डिस्पर्स हो जाएगा, तो 7 रंग का दिखने लगेगा, तो खराब हो जाएगा। इसलिए ये कभी कभी जरूरत पड़ता है कि भले भाई हम यूज तो कर रहे हैं प्रिज्म को, बट हम डिस्पर्सन नहीं चाहते। तो एक प्रिज्म के बस का नहीं है कि वो डिस्पर्सन ना करे। बट ऐसा हमारे पास उपाय है कि हम एक से नहीं 2 प्रिज्म जोड़ दें, तो हम इन 2 में से एक घटनाएं खत्म कर सकते हैं। या तो हम डेविएशन जीरो कर सकते हैं, या हम उसका डिस्पर्सन जीरो कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। तो 2 प्रिज्म को जोड़ के किया जा सकता है। तो वही लास्ट बात पढ़ना होता है कि कैसे 2 प्रिज्म को जोड़ें, डेविएशन खत्म हो जाए, एक बार डिस्पर्सन खत्म हो जाए। तो वो देखें, लिखा जाए हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। चलिए मालक हम लोग ऐसा मान लिया 2 प्रिज्म ले लिए, 2 थिन प्रिज्म ले लिए, ऐसा रख दिए। ये इसका प्रिज्म एंगल ए है, इसका प्रिज्म एंगल ए डैश है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। ठीक है, 2 प्रिज्म जोड़ दिए और दोनों से हम दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा नेट? तो म्यू माइनस 1a प्लस म्यू डैश माइनस 1a डैश, कितना डेविएशन हो जाएगा। और थीटा कितना हो जाएगा? तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। फॉर्मूला लिखे अभी जो बात हो रहा था, देखो ना, ऐसा जैसे ये डेविएशन ऐसा किया। अच्छा एक बात बताएं, भूल गए बोलना, जनरल नॉलेज, लाइट में से लाइट किधर घूमेगा? एक बहुत बेसिक तरीका है जानने का, हर बच्चे को जानना चाहिए। प्रिज्म हमेशा लाइट को अपने बेस की तरह झुकाएगा। आप जैसे भी कर लो, प्रिज्म ऑलवेज, लाइट जब इसको पास करेगा तो इट विल डेविएट टुवर्ड्स इट्स बेस, मतलब अपोजिट टू द उसका वर्टेक्स, जो प्रिज्म एंगल का वर्टेक्स है उससे अपोजिट बेस की तरह ही घुमाता है हमेशा। याद रखोगे क्या? प्रिज्म हमेशा किसी लाइट रे को अपने बेस की तरफ ले जाता है घुमा के। जैसे हमने ऐसा रखा है तो ये थोड़ा ये घुमाएगा, थोड़ा ये घूमे, इसलिए हमने डेविएशन को क्या किया है, ऐड कर दिया है। वैसे ये एंगल बढ़ाइए और एंगल बढ़ा देंगे, इसलिए डेविएशन को भी हमने क्या, डिस्पर्सन को भी क्या ऐड कर दिया है। बट ऐसा हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि 2 में से एक हो जाए, तो हम कर सकते हैं। हम चाहेंगे 2 घटनाएं, या तो हम डेविएशन को जीरो कर सकते हैं या फिर डिस्पर्सन, दोनों जीरो नहीं हो, दोनों जीरो फिर प्रिज्म नहीं रहेगा वो। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं 2 कंडीशन। कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या? कहता है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ कि
ऐसा प्रिज्म हम कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि डेविएशन हो सके, हो जाए, कोई दिक्कत, बट विदाउट डिस्पर्सन, कलर भी ना टूटे। माने अगर व्हाइट लाइट इसमें आई तो भले वो घूम के जाए, बट जब फाइनली जाए तो व्हाइट लाइट बीम ही निकले। तो हम क्या जीरो चाहते हैं बालक? डिस्पर्सन, माने थीटा जीरो चाहते, थीटा जीरो मतलब एक लाइन में चाहते हैं, सिर्फ थीटा को जीरो कर देंगे। तो इसको बोलते हैं, इस ऐसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक प्रिज्म कहा जाता है। ऐसे जब कलर ना टूटने को, ऐसे प्रिज्म को एक्रोमेटिक प्रिज्म कहे जाते हैं। तो क्या जीरो कर दिया जाए? थीटा को जीरो कर दिया जाए। अब थीटा जीरो करोगे तो ए डैश की वैल्यू बताओ। आई थिंक जीरो हो गया तो ए डैश, ए माइनस इधर चले आएगा, सो ए डैश विल बी माइनस ऑफ में भी माइनस मेवार इंटू ए अपॉन में भी डैश माइनस मेवार डैश। क्या कर दिए हम कि अगर हम चाहते हैं दो प्रिज्म हो, वो डिस्पर्सन ना करें, तो एक प्रिज्म दिया रहेगा, दूसरा प्रिज्म पूछा जाएगा कि एक प्रिज्म ये हमारे पास है, जो दूसरा प्रिज्म आप यूज कर रहे हैं वो कितने एंगल का हो कि वो डिस्पर्सन ना करे। तो ये फॉर्मूला मिल गया, दोनों प्रिज्म का म्यू दिया रहेगा, इसका ए दिया, इसका ए डैश पूछा। ऐसा माइनस करने का मतलब उल्टा प्रिज्म को रखना होगा बालक। ऐसे था पहला प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म ऐसे रखना होगा, बस सिंबॉलिक बना दिए। अगर ये ए ऐसे रखा है तो ए डैश को उल्टा रखना है, माइनस मतलब उल्टा रखना है। तो ये हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। फाइनली लास्ट कंडीशन 2, हम चाहते हैं भले कलर में टूट जाए बट सीधा जाए, लाइट घूमे ना, डेविएशन ना हो। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ऐसे प्रिज्म को बोला जाता है डायरेक्ट विजन प्रिज्म। नाम है सब, डायरेक्ट सीधी रेखा में देखा जा सकता है, घूमेगा नहीं, डायरेक्ट विजन प्रिज्म कहा जाता है। और इसमें क्या जीरो कर देंगे हम लोग? डेविएशन जीरो कर देंगे। डेविएशन जीरो कर देंगे तो बालक एरियाज कितना आ जाएगा? आ जाएगा माइनस म्यू माइनस 1a अपॉन म्यू डैश माइनस 1। दैट्स ऑल। यहां भी माइनस मतलब अभी भी इसको उल्टा ही रखना होगा, सीधा ऐसे सीधा नहीं रख सकते, नहीं तो और डेविएशन को बढ़ाएगा। नहीं, सही भी है, इसने बेस की तरफ मतलब नीचे कर दिया, ऊपर कर देगा, जितना ही नीचे किया उतना ऊपर कर देगा, फिर वो सीधे रेखा में चले जाएगा, तो डेविएशन जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हमको एक प्रिज्म देगा, दूसरा प्रिज्म का हम प्रिज्म एंगल निकाल देंगे। ये हो गया डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो इस तरीके से प्रिज्म की कंप्लीट पढ़ाई हमारी पूरी हुई। डेविएशन और डिस्पर्सन, पोलराइजेशन तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, वो हम लोग को अलग चैप्टर वहां पढ़ेंगे। तो हमारा प्रिज्म की पढ़ाई आज कंप्लीट हो। और इसी के साथ हमारा प्रिज्म की पढ़ाई के साथ हमारा कंप्लीट होता है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन का पढ़ाई टोटल कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इसके बाद क्या पढ़ना होगा? रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ लिया, तो अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। चलिए हेडिंग लिखिए सब लोग, हेडिंग लिखिए रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। ओके, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। तो ये कर्व सरफेस लिया हमने, हम लोग आज ये फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
ये स्फेरिकल सरफेस लिएगा, कर्व में भी स्फेरिकल ही पढ़ना है। आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर अलग अलग लेते हैं, इधर μ1 है, इधर μ2 है, ये रेडियस r है। ये आपका स्कूल एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी प्रूफ है, इसलिए प्रूफ को सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो यहां से इसका एक सेंटर यहाँ C हो गया वाला, इस R का रेडियस R हुआ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक ये लाइट रे चली, ये नॉर्मल खींच रहे हैं, C से मिलाएंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, ये नॉर्मल खींच लिया गया इसका सेंटर से मिलाने वाला, और फिर ये लाइट ऐसे चली गई यहाँ, और एक तो सीधे गई होगी, नॉर्मल के अलावा सीधे चली जाएगी, और ये यहाँ मिली, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, इमेज इंसिडेंट रे। देख रहे हो, इंसिडेंट रे जहाँ कटा वो ऑब्जेक्ट हो गया, और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ कटी वो इमेज बन गया। ये पोल कहलाएगा बालक, ये पोल हो गया, सेंटर हो गया, इमेज। इस पॉइंट का नाम ए, इस नाम ए रख लेते हैं, और हमको ऑब्जेक्ट की दूरी कौन हो जाएगी, OP, इमेज की दूरी हो जाएगी PI, PC की वैल्यू होगी R, इधर है μ1, इधर है μ2, इनमें हमको U और V में रिलेशन लाना है। ठीक है, चलिए तो प्रूफ करते हैं हम लोग। बालक कौन सा इसमें इंसिडेंट एंगल होगा, ये होगा, नहीं, नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड एंगल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा R। सही है, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड एंगल R हो गया। तो प्रूफ तो हमारे पास ज्यादा है नहीं, स्नेल्स लॉ ही है एक तरीका से, स्नेल्स लॉ से ही कुछ करेंगे हम लोग। चलो ये सब एंगल मानते हैं, ये एंगल मान लेते हैं बालक, अल्फा एंगल मान लेते हैं। ये एंगल हो गया हमारा बीटा, साथ साथ सब लोग नोट करते चलेंगे, बीटा, यानी ये एंगल कितना हो गया, R प्लस बीटा, एक्सटर्नल एंगल सामने के दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, ये हो गया। अब यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लिया जाए एंगल निकालने के लिए, ये परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया पॉइंट B पर, ये भी ऐसा हो गया। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन, स्नेल्स लॉ, उसी से सारा काम होगा। मतलब हम लोग I और R की वैल्यू निकाला जाए, और स्नेल्स लॉ μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R पुट कर दिया जाए, अपने रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, यही प्लानिंग है। चलिए तो हम लोग पहले सारा एंगल निकाल दिया जाए वाला, चलो तो लिखा जाए, फ्रॉम ट्रायंगल अल्फा बीटा आई आर सब निकाल लिया जाए, फ्रॉम ट्रायंगल फिर अल्फा कितना, ट्रायंगल कौन, OAB एक्चुअली OAB, बोलो बोलो, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, AB अपन OB। सही है, इसको 1 लिख लेते हैं, अल्फा लिख लिए, बीटा लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं। अब बीटा लिखने के लिए कौन ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल आई ए बी, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस AB अपॉन IB, सही, AB अपॉन IB, ये हो गया दूसरा नंबर हो गया। हाँ, और बोलो, यहां से R भी निकाल सकते हैं हम चाहे तो, यहां से नहीं, वो भी लिख लेते हैं। I कैसे निकलेगा बालक, तो I होगा, ये देख रहे हो, ये ट्रायंगल कौन, ट्रायंगल OAC का एक्सटर्नल एंगल हो गया ये, I will be sum of alpha and this angle finally। ठीक है, चलो तो
पहले इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए tan का, tan ट्रायंगल कौन, सी ए बी, tan r प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, ए बी अपान सी बी। सभी एंगल निकाल रहे, फिर आई आर अलग करके स्लेस लगा देंगे। पहले तो हमने ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल लिख लिया। अब आई पे आया जाए तो आई एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई सीधा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस आर प्लस बीटा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों इंटरनल सम के बराबर हो गया, आर प्लस बीटा। तो अगर हम यहां से सब वैल्यू पुट कर देंगे तो हम आई निकाल लेंगे यहां से, और आर प्लस बीटा अलग से पता ही है, आर प्लस बीटा पुट कर दिया जाएगा, और अल्फा पता है तो अल्फा यहां से आई निकल जाएगा। इसको भी हम 4 नंबर लिख के रख लेंगे। अब हम ज्योमेट्रिक काम खत्म हो गया, अब इनको रिजॉल्व करेंगे। देखो पहले तो ये सब जानते ही हो, सब अलग अलग बड़े बड़े एंगल तो अलग होगा। हम लोग तुरंत आने वाले हैं क्या, फॉर पैरा एक्सियल रेज, बिकॉज फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए डिराइव किया जा सकता है, पूरे ऑप्टिक्स में अगर कोई भी फॉर्मूला डिराइव हुआ, ध्यान देना, तो वो हमेशा से पैराक्सियल रे के लिए ही हुआ है। तो पैराक्सियल रे के लिए क्या क्या हो जाएगा, एक तो सब सारे एंगल छोटे छोटे हो जाएंगे, अल्फा बीटा आई एंड आर विल टेंड टू क्या, 0, विल बी स्मॉल लिखा जाए, विल बी वेरी स्मॉल। ऐसा कैसे, क्या करें, आई इस पहले तो पैराक्सियल के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो सिंपल आई टेंस टू 0 होना चाहिए। पैराक्सियल रे के तो शर्त सिर्फ है कि आई टेंस टू 0, और ये स्मॉल का शर्त नहीं है। बट देखो आई 0 होने के लिए पॉइंट, और आई ऐसे 0 होगा ना, और नजदीक करोगे, यहां से लाओ तब ना आई छोटा आएगा वाला। इस रे का आई 0 है, देखो ये सीधा गई है, इसका आई 0 है, इसके नजदीक लाओगे, और यही पॉइंट नजदीक लाओगे अल्फा छोटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा तो सब ये चीज छोटा हो जाएगा, इसलिए सब छोटा हो जाएगा। यानी हम फिर क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, सो अल्फा इक्वल सीधा लिख सकते हैं हम लोग ए बी अपान, मतलब tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपान ओ बी। दूसरा कौन, tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा को सीधा बीटा लिख सकते हैं, ए बी अपान आई बी, एंड tan आर प्लस बीटा को हम सिंपल आर प्लस बीटा लिख सकते हैं, ए बी अपान सी बी। पैरेलल ऐसा लिख सकते हैं। अब इसलिए अब सब वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इसलिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अल्फा, अल्फा का मतलब ए बी अपान ओ बी प्लस आर प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा ए बी अपान सी बी। ये क्वेश्चन में हो गया 5। लास्टली आई निकल गया, अब आर निकालना, स्नेल्स लॉ में जंप कर देना है। आर निकाला जाए तो यहां से निकाला जाए, आर प्लस बीटा इतना है, बीटा पता है तो आर यहां से आ जाएगा वाला। सो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा ए बी अपान सी बी माइनस बीटा, यानी ए बी अपान सी बी माइनस बीटा, बीटा का मतलब ए बी अपान आई बी। ये पूरे को हम लोग इक्वेशन 5 लिखा है, ये 5 नंबर इक्वेशन हुआ। बस यहां से आर इक्वल हो गया, इसको बीटा इधर ले गए, ए बी अपान सी बी माइनस बीटा मतलब ए बी अपान आई बी। अब आई आ गया, आर आ गया, तो हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो फाइनल यूजिंग स्नेल्स लॉ, बोलिए क्या स्नेल्स लॉ लगेगा, म्यू 1
साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, बट फॉर पैराक्सियल रे म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। किसके लिए? पैराक्सियल के लिए। बस, और आई आर के वैल्यू पुट करेंगे, अपना रिलेशन प्रूव हो जाएगा। लेट अस पुट आई आर। सो हो गया म्यू वन इंटू आई इज ए बी अपॉन ओ बी प्लस ए बी अपॉन सी बी इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। आर इज ए बी अपॉन सी बी माइनस ए बी अपॉन आई बी। सही है? ए बी सब जगह कटा दे और बी को पी पे कोइंसाइड करा दे। बात मानते हो? जब ये पैरेक्सियल हो जाएगा, ये पॉइंट नजदीक आएगा तो बी विल टेंस टुवर्ड्स क्या? पी। नहीं, छोटा होगा तो सो बी विल कोइंसाइड विथ पी। मैं यही लिख देना चाहिए था, अल्फा बीटा स्मॉल होंगे एंड बी विल कोइंसाइड विथ पी। यही लिख देना, जहां सब लिखे एक साथ लिख देते, बी विल कोइंसाइड विथ पी। तो जहां बी वहां पी लिख सकते हैं। ए बी कैंसिल कर दिए और बी की जगह पी लिख दिए, तो क्या अब क्या बन गया? म्यू वन ब्रैकेट में 1 अपान ओ पी प्लस 1 अपान सी पी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू 1 अपान सी पी माइनस 1 अपान आई पी। ये हो फाइनल। ठीक है? और हम लोग इसको u भी में लिखना चाहते हैं अगर, तो बालक OP होगा u और PI होगा v, PC होगा CP कितना r, उस टर्म लिख दिया जाए। और यही नहीं, साइन कन्वेंशन भी फॉलो करना होगा प्रूफ करने के लिए, ताकि ये कर्व सरफेस से कॉन्वेक्स सरफेस है ना, ये समाप्त हो जाए इसका कन्वेंशन। इसलिए इसको हम लोग इसके हिसाब से अगर इसमें रख देते हैं, इसे अगर यहीं छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फॉर्मूला बन के रह जाएगा। बट अगर इसका खुद का साइन कन्वेंशन वापस डाल देंगे तो इट विल बिकम साइन फ्री, तो इट विल वैलिड फॉर कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव सरफेस आल्सो। सो क्या क्या लिखा जाए हियर? बाय साइन कन्वेंशन क्या क्या लिखे? ओपी इक्वल क्या लिखूं मैं? बताओ, ओपी इक्वल क्या लिखूं? माइनस यू। कैसे? लाइट देखो, लेफ्ट से राइट जा रहा है, लाइट इधर माइनस हुआ, इधर प्लस हुआ। नहीं, लाइट क्या पढ़ा गया? जिधर इंसिडेंट रे होता है उधर ही प्लस होता है, इधर माइनस इधर प्लस। ओपी इक्वल हो गया माइनस यू। सीपी इक्वल कितना हो गया बालक? सीपी प्लस आर और एक लास्ट में है आईपी प्लस वी ना। क्यों प्लस वी? बिकॉज आई इस साइड में। इससे क्या हुआ, भले हम लोगों ने फोटो में कॉन्वेक्स सरफेस बनाया था, बट वंस वी आर पुटिंग द साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स वापस रख दिए, सो द रिजल्ट विल बी फ्री फ्रॉम इट्स नेचर and it will valid for all types of surfaces, मतलब both types of surfaces, convex as well as concave. Okay, final put किया जाए। चलिए, तो μ1 अपान OP की जगह माइनस u प्लस 1 अपान CP is प्लस r is equal to μ2 1 अपान CP प्लस r और माइनस 1 अपान IP प्लस V। तो UV को एक साइड किया जाए, R को एक साइड किया जाए, तो कैसा बन जाएगा? हो जाएगा, देखो यहाँ UV एक साइड और R एक साइड कर रहे हैं, तो माइनस 1 अपान V है तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा μ2 बाई V लेफ्ट आ गया, माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू
देखो म्यू टू बाई आर है, इधर आ जाएगा माइनस म्यू वन बाई आर, इट विल बिकम म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यही फॉर्मूला है, एक प्रूफ है बोर्ड एग्जाम का बड़ा सा, ये समझना पड़ेगा, सबसे मुश्किल प्रूफ यही है। क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, इस फार्मूले को कहा जाता है रिफ्रैक्शन फार्मूला। यही फार्मूला इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला। कहीं भी रिफ्रैक्शन फार्मूला का मतलब यही फार्मूला यूज करेंगे, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो इस प्रूफ में क्या क्या करना पड़ा हम लोग को, ये आधा ऑब्जेक्ट इमेज बना देना है, ये एंगल एक सी से और एक ओ से आई से एंगल लिख लेना है, तीनों एंगल लिख लेना है, फिर इन तीनों एंगल को टैन थीटा को थीटा लिख के वैल्यू लिख लेना है। अंत में कोशिश करना कि आई और आर का वैल्यू अल्फा बीटा में अलग लिख सके, और आई आर ये तीन लोग लिख दिया, आई आर का वैल्यू अलग अलग कर लिया। एक बार आई आर जब कर लिया, मेन इसके बाद तो आपको मैथमेटिकल सोल्यूशन मेन यहीं तक है, अल्फा बीटा का लिखना, आई आर का अलग निकाल लेना, और फिर स्ट्रेस लगा के इसको सिंप्लीफाई कर देना। लास्ट में साइन का रखना ना भूले, साइन के साथ पुट करेंगे तभी जाके सही होगा। तो ये हुआ अपना रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में फिर से लिख देना चाहता हूं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। मैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये प्रूफ नहीं आता, अभी मैं कंपटीशन के लिए पढ़ेगा इसलिए लिख देता हूँ, v अपान म्यू टू अपान यू बाई म्यू वन। ये मैग्निफिकेशन मिरर का याद आ रहा होगा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्लस है यहाँ ध्यान रखिए, v अपान म्यू टू अपान यू बाई म्यू वन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब इनका एप्लीकेशन हम लोग 2 क्लास में पढ़ेंगे। इसमें ये जेई खूब पूछता है, यहाँ पर ये इस पे आईटी में खूब क्वेश्चन आते हैं तगड़े वाले, इसलिए इसकी हम लोग प्रैक्टिस 2 क्लास में, अगले 2 क्लास तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला याद रहे, एक बात बोल के फिनिश किया जाए, म्यू वन म्यू टू में गलती करते हैं बहुत आप, मैं पहले ही क्लास में रिफ्रैक्शन के बोल दूं आपको, म्यू वन म्यू टू गलती ना करने का मंत्र ये है, जो बच्चा यहाँ सरफेस पर एरो बनाएगा कि लाइट कैसे जा रही है, वो कभी जिंदगी में गलती नहीं करेगा, और जो ज्यादा हीरो बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज लिखने में वो गलती करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो तुरंत से ऐसा एरो बना लिया करो कि लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है, तो जिसमें से आ रही है वो है म्यू वन और जिसमें से जा रही है वो है म्यू टू, बस और कुछ नहीं बताना मेरे को। ये भी मेरे को पता है कि आपको लगता होगा कैसे गलती हो जाएगा सर, ऐसे कैसे गलती हो जाएगा, होता है तभी बोल रहे हैं, आएगा तो पता चलेगा। ये जो भी बनाएंगे उससे गलती नहीं होगी, ये बात तो सही है, बट जो ऑब्जेक्ट इमेज से सीधा यू वन टू लिखना चाहते, एक नहीं आएगा ना साहब, मल्टीपल आएगा, सारा मिरर इसमें मिक्स हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये मंत्र याद रखिए, ये लिखिए, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे। थैंक यू।